I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. I pray to Allah Rabbi Izzati ilma, Rabba rahamhuma kama rabbayani saghira. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you all are well. I am also well, Alhamdulillah. जी तो आज हम लोग ने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। आप लोगों को इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है ये है सोशियोलॉजी। आज आपकी सोशियोलॉजी की क्लास जो है वो इस तरह से आपके सामने लेक्चर जो है वो उसको डिलीवर करूँगी। और दूसरी बात ये कि हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था, आपकी ऑनलाइन क्लास भी हुई थी, तो उस पर आप लोगों की ग्रिप आई होप सो कि अगर आपने लेक्चर को सही अंडरस्टैंड किया तो आई होप सो कि आपकी उस पर ग्रिप बन गई होगी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ओरिजिन को बेसिकली डिस्कस किया था। हमने उसमें थ्योरिस्ट जो थे, फ़िलासफ़र्स थे, उनको डिस्कस किया था, उनकी जो थ्योरीज़ थी उनको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। ओरिजिन हो गया, ठीक है जी, थ्योरिस्ट हो गए, सही है, उनकी आगे से थ्योरीज थी फर्दर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी के अंदर, किस तरह से उन्होंने इस सब्जेक्ट को मर्ज किया और किस तरह से ये सब्जेक्ट जो था प्रॉपर डिसिप्लिन बना, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, फिर सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता क्या है, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर लास्ट एंडिंग पॉइंट जो था आप लोगों का, आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो जी आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब जो स्टार्ट हो रहा है आज के लेक्चर के अंदर, वो है सोशियोलॉजी इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आज हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, उधर सोशियोलॉजी जो थी वो किस टाइप की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, किस तरह से डेवलप हो रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो इसको फेस करने पड़े थे एक डिसिप्लिन बनने से पहले की बातें हैं, या फिर जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था नॉर्थ अमेरिका के अंदर, फेमिनिज़म कितना इन था, सेक्सिज़म कितना था, ये सारी चीज़ें जो है ये आज के लेक्चर में हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सोशियोलॉजी इन नॉर्थ अमेरिका। सेक्सिज़म एट द टाइम, विमेन इन अर्ली सोशियोलॉजी। सेक्सिज़म बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं। सेक्सिज़म होता क्या है? सेक्सिज़म का मतलब ये है कि जब आप डिस्क्रिमिनेट करने लग पड़ते हैं, आप फ़र्क करते हैं मेन एंड वीमेन, जेंडर्स के अंदर। जब आप जेंडर जो होता है ना, बेसिकली जेंडर रोल्स होते हैं कि जैसे आदमी है तो उसने क्या काम करना है, औरत है तो इसका क्या काम है, मतलब ये स्पेसिफिक उनके टास्क होते हैं जो उन्होंने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल औरत जो है उसने घर के काम करने हैं तो ये उसका एक टास्क है। ठीक है, और ये करती आ रही हैं शुरू से ही, ये एक बनी हुई है चेन कि हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है, और जो मर्द है वो आता है, उसका कमाना हक है। ठीक है, अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हक है, वो सरबराह है, डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सेक्सिज़म तो ये था, लेकिन आज जो है ये इतना ज़्यादा इस पर जो है वो रिजिड नहीं है ये सिस्टम सेक्सिज़म का। लेकिन जो पहले टाइम्स थे वहाँ पर क्या था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेक्सिज़म बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रा सिस्टम था इसका। ठीक है, किस तरह से कि औरतों और मर्दों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी, उनके अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा किया जाता था। औरतें बहुत कम, औरतें इवन मर्द भी उस टाइम पे बहुत कम थे जो पढ़ा करते थे। ठीक है, मैथ कोई जो था वो इसका एजुकेशन मैथ की होती थी उसको, और कोई होता था जिसके पास नॉलेज, अच्छी नॉलेज जिसको कहते हैं, अप्रूवेबल नॉलेज जो थी वो किसी के पास होती थी। हर कोई एक तो पढ़ता नहीं था, एजुकेशन का इतना ज़्यादा वो नहीं था, कि ध्यान नहीं था लोगों का इतना कि हम एजुकेट हों, हम तालीम याफ्ता हों, आगे बढ़ें इस तरह से। तो उस टाइम पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे ना, अब वहाँ पर क्या हुआ कि विमेन इन अर्ली सोशियोलॉजी हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से विमेन जो हैं, औरतें हैं, इनका अर्ली सोशियोलॉजी में, यानी जब सोशियोलॉजी स्टार्ट हो रही थी तब इनका क्या रोल है उसके अंदर, इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इनको फेस करना पड़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि जब पास्ट में, ठीक है, माजी के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ गुजरी हैं, हर पूरे दुनिया में हर जगह पे सोसाइटी तो हर जगह पे है ना, तो पूरी दुनिया की सोसाइटीज़ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि एक डिस्क्रिमिनेशन थी। ठीक है, औरत को डील जो था वो अच्छे तरीके से नहीं किया जाता था। औरत जो थी उसको घर के काम ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसने कि वो ऐसे समझा जाता था कि औरत पैदा ही इसलिए हुई है कि वो घर के काम करे, बच्चों को पाले पोसे, बड़ा करे, तरबियत करे, उनकी खाना बनाए, और जो वॉशिंग एंड ऑल दीज डोमेस्टिक कोर्स जो हैं ये औरत को परफॉर्म करने चाहिए, और यही उसका काम है, और मरते दम तक यही रहता है। ठीक है, और उस टाइम पे औरतों की तालीम को अच्छा समझा भी नहीं जाता था। इवन अब्रॉड में भी, बाहर की कंट्रीज़ में भी, हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात ना करें तब भी, तो ये सीन था। उसके बाद क्या हुआ कि जो आदमी थे वो डेवलप हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उनका तालीम की तरफ रुझान जो था वो आ रहा था। अब क्या हुआ कि जो औरतें थीं, कुछ तालीम याफ्ता थीं, जब
इन्होंने देखा कि सोशियोलॉजी में इन्होंने कंट्रीब्यूट करना किस तरह से स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो प्रॉब्लम्स थी ना वहाँ की सोसाइटी की, जो पढ़ी लिखी औरतें थीं वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती थी, यानी उनको सामने लेकर आती थी, उनको अपनी राइटिंग्स में मतलब राइटिंग करती थी, उन पर राइट करती थी, उनकी राइटिंग्स होती थी प्रॉपरली उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। जैसे अगर कोई नावल लिखती है तो वो जी उस नावल में उस प्रॉब्लम को ऐड करेगी और एक सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रही है। सही है। तो जो औरतें थी ना ये सोशल रिफॉर्मर बनी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे आई। सोशल रिफॉर्मर ये बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सोशियोलॉजी के अंदर, सोशल रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्मर। रिफॉर्मर तो वो होता है ना कि जो रिफॉर्म लेकर आए। अब हमने देखना है कि सोशल रिफॉर्म होती क्या है। ठीक है। तो जी सोशल रिफ़ॉर्म ये होती है कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत से मसाइल हो रहे हैं, बहुत से मसले क्रिएट हो रहे हैं, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो आप ऐसे ना करें कि हम इसको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, या अल्लाह देख लेगा, या ऊपर वाला देख लेगा, या कोई डिवाइन पावर है, कोई ऐसी कुदरत है, ताकत है जो इसको ठीक कर देगी। नहीं, सोशल रिफ़ॉर्म जो होती है वो ये होती है इस्लाह लेकर आना, माशरे के अंदर इस्लाह लेकर आना, दुरुस्तगी लेकर आना। जो हिस्से ख़राब हैं, जो हिस्से डैमेज है माशरे के, जो पार्ट अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हमने क्या करना है जी उसको ठीक करना है। उसके लिए हम लोगों ने स्टेप्स लेने हैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये है सोशल रिफ़ॉर्म। और जो बंदा सोशल रिफ़ॉर्म की बात करता है, उसका जो बंदा भी सोशल रिफ़ॉर्म की बात करता है अपनी राइटिंग्स के अंदर करता है, या उसका एक नारा होता है, या आप कह सकते हैं कि उसका लोगो होता है सोशल रिफ़ॉर्म, तो हम उस बंदे को क्या कहते हैं कि ये बंदा सोशल रिफ़ॉर्मर है। तो फिर औरतों ने क्या किया कि ये जैसे जैसे डेवलप हो रही थी तो इन्होंने सोशल रिफ़ॉर्म की बात की। इन्होंने कहा कि हमें जो है सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आना चाहिए, हमें इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए चेंज लेकर आना चाहिए। ठीक है, हमें इन ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ठीक हो गया। अब औरतें जो थी इन्होंने क्या किया, पहले तो इनकी राइटिंग्स को ऐड नहीं किया जाता था सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन के तौर पर नहीं, बस ठीक है राइटिंग है, ठीक है जी आपका काम ख़त्म, प्रॉपरली डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही थी, बढ़ रही थी, अच्छी हो रही थी, बेटरमेंट हो रही थी, नॉलेज ज़्यादा हो रहा था, लोगों में एजुकेट हो रहे थे लोग, तो औरतों ने भी क्या किया कि उसमें पूरा पूरा हिस्सा लिया। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना तो उसके साथ साथ औरतें जो थीं वो भी सिविलाइज्ड हो गई, वो भी डेवलप्ड हो गई। वो जो घर के काम किया करती थी उसके साथ उन्होंने बाहर के कामों में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और इसके साथ उन्होंने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, कमाना शुरू कर दिया, कंपनीज़ में एम्प्लॉय की जॉब्स स्टार्ट कर दी। और ये चीज़ फिर जब औरतें डेवलप हुई ना तो तब जाके इनकी रेपुटेशन बनी कि नहीं जी इनको भी हिस्सा देना चाहिए सोशियोलॉजी के अंदर, इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और बल्कि ये भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। औरतें जो थी वो बेसिकली क्या करती थी कि जस्टिस पे काम कर रही हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली काम जस्टिस पे काम कर रही हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है तो उनको एड्रेस कर रही हैं, जो वेलफेयर के टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो चला रही हैं। तो फिर जब लोगों ने देखा कि नहीं भाई औरतें भी जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हैं सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी में, तो फिर हम क्यों ना इनकी राइटिंग्स को जो है वो बुकिश फॉर्म में प्रॉपरली जो है पब्लिश करें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो फिर जैसे जब मतलब ये अमेरिका में बेसिकली स्टार्ट हुई औरतें, उनकी राइटिंग्स जो थी वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गई, और उसके साथ साथ ये डेवलप्ड होना स्टार्ट हुई। और फिर हमने कहा कि जी विमेन इन अर्ली सोशियोलॉजी, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रेसिज्म एट द टाइम। अब रेसिज्म की बात हम करेंगे अभी कि रेसिज्म क्या होता है एट द टाइम W.E.B. डुबोइस। अब ये W.E.B. डुबोइस जो है ये बेसिकली एक आप कह लें यहाँ पर इसको आप कह लें कि ये एक नॉवलिस्ट है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं था, ये एक नॉवलिस्ट था। अपने दिल की बात या जो भी दिमाग में चल रहा है या जो भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन इसकी जो भी है, ये किसके थ्रू, यानी उसका मीडियम क्या था, किसके थ्रू ये सोसाइटी को या लोगों को बताता था, तो ये अपने नॉवेल्स राइट करता था इस चीज़ के ऊपर। अब हम पहली बात करते हैं रेसिज्म की। रेसिज्म क्या होता है बेटा, जो रेसिज्म हम उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे आप अपनी नस्ल को जब समझते हैं ना कि सुपीरियर, कि मेरी जो नस्ल है ये सुपीरियर है। ठीक है, नस्ल परस्ती असल में इसको हम कहते हैं। जैसे हमने कहा कि जी हम ही बस सुपीरियर हैं, बाकी सारे मेरे अलावा जो भी ज़ात पात और नस्ल का ये जो सारा निज़ाम है वो इन्फीरियर है, यानी कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। रेसिज्म को हम इस सीन में लेते हैं। ठीक है,
रेसिज्म पे अब ये डिबॉइस जो था ना, ये रेसिज्म की बात करता है, ठीक है। बेसिकली ये ब्लैक था, ठीक है, अमेरिका में ही रहता था लेकिन ब्लैक था। अब वहाँ पर एक ना कॉन्फ्लिक्ट था, एक झगड़ा था, एक लड़ाई थी, किसके बीच में, वाइट और ब्लैक में, ठीक है। वाइट मैन जो थे उनमें और ब्लैक मैन जो थे उनके अंदर। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं कि जो अफ्रीका के लोग हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, अमेरिका के अंदर। अब आप सब लोगों को आई थिंक ये तो पता होगा कि अफ्रीका के जो लोग हैं उनके कलर जो होते हैं वो डार्क चॉकलेट टाइप होते हैं। इसके अलावा उनके जो हेयर होते हैं वो करली होते हैं, उनकी जो नोज़ होती है वो काफ़ी चिपटी टाइप होती है, और मतलब एक स्केच होता है ना, वो सबका ही जैसे सेम होता है। जैसे चाइना के लोग सेम नहीं हम लोगों को लगते, अफ्रीका के लोग भी इसी तरह से होते हैं, ठीक है। और अब दूसरे अमेरिका के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन थे, वो थे वाइट। अब एक बड़ा ज़बरदस्त जो था ना कॉन्फ्लिक्ट, वो इन दोनों ग्रुप्स में था, जो वाइट थे और जो ब्लैक थे। जो वाइट थे वो कहते थे कि जो हम हैं और हमारी नस्ल है ना, ये सुपीरियर है, कि ये बेहतर है बाकियों से, और वो ब्लैक के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, गुलामों जैसा, कि ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो कोई रेपुटेशन नहीं है। अब आके वो कुछ बहाल हुआ है इनका, ये जो मतलब ब्लैक और वाइट का जो भी डिस्प्यूट था, झगड़ा था, वो अब आके कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन इन द पास्ट यही चीज़ थी। तो जो डिबॉइस था ना, इसने रेसिज्म के इशू को बेसिकली टैकल किया। उसने अपनी राइटिंग्स के अंदर लिखा, ठीक है, उसने इसको एलैबोरेट किया कि क्यों रेसिज्म के इश्यूज़ हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उसने ये काम किया ना, तो जो डिबॉइस था, इसको इवन होटल्स वाले जो थे वो रूम नहीं देते थे और खाना तक नहीं देते थे। अगर ये किसी होटल में चला जाता है और किसी को पता चलता है कि ये इन इश्यूज़ पे, रेसिज्म पे बात करता है, काम करता है, और क्योंकि ये भी ब्लैक था तो फिर इस वजह से इसको बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, डिसऑन किया जाता था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ है इसकी डब्ल्यू डी बॉयस की। ये बेसिकली नॉवेल्स के थ्रू जो था अपनी बात कन्वे करता था, ठीक हो गया जी। और ये इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला जो सलूक था वो किया जाता था। और फिर टाइम चेंज हुआ, ठीक है, और ये जो था, ये कुछ कंपनीज़ थी कुछ उस टाइम की जो इनको सपोर्ट करती थी ब्लैक को, ये उनका मेंबर भी रह चुका है, ठीक है। और इसकी राइटिंग जो थी वो बेसिकली इसी क्रिटिसाइज़ पे थी। वो क्रिटिसाइज़ करता था कि क्यों इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों इतना फ़र्क है जो वाइट हैं उनमें और जो ब्लैक हैं इनमें, यानी इनमें ये जो झगड़ा है इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को करता था और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अब ये जो कैपिटल डी एंड डिबॉइस जो स्टार्ट हो रहा है, ये इसका आप कह सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। ये इसने अपने हालात ज़िंदगी जो हैं वो थोड़े से बयान किए हैं कि वो किस तरह से एक स्कूल के अंदर था, ठीक है, उसका क्या करता था उस स्कूल के अंदर। फिर बच्चे थे उनको पढ़ाता था, एड्रेस करता था। उसका एक दोस्त था वो भी ब्लैक था, और जो बच्चे होते थे वहाँ पे वो बड़े डरे और सहमे हुए होते थे, उनकी आंखों में आंसू हुआ करते थे, और ये उनको पढ़ाने जाता था। मतलब वो सारी चीज़ें जो है ना, ये वो अपनी कहानी एक तरह की बयान कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, अच्छा जी, इधर एक और चीज़ भी है कि इसने अपनी पब्लिश्ड बुक्स भी की हैं, ठीक है। राइटर था ना, बेसिकली नॉवलिस्ट था, बुकिश फॉर्म में भी इसने अपने डाटा को या जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग्स थी सोसाइटी को लेकर, उस टाइम की सोसाइटी को लेकर, अमेरिका में जो थे ब्लैक और वाइट थे उनको लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो इसने यहाँ पर डिवोट की हैं, ठीक है। इसके अलावा जी जो डिबॉइस था ये बेसिकली उसी बात कर रहा है रेसिज्म की। इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि डिबॉइस जो है वो रेसिज्म की बात करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जैन एडम्स, सोशियोलॉजिस्ट एंड रिफॉर्मर। जैन एडम्स बेसिकली फ़ीमेल है, ठीक है। इसने क्या किया कि इसका रोल जो है ये सोशियोलॉजिस्ट, कंबाइन द रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट विद द सोशल रिफॉर्मर। इस जैसा सोशल रिफॉर्मर, ये बेस्ट सोशल रिफॉर्मर जो थी ना, सोशल रिफॉर्म्स लाने वाली, यानी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर दुरुस्तगी, इस्लाह लाने वाली सबसे बेहतरीन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो जैन एडम्स है। ये सोशल रिफॉर्मर थी, ये ऐसे वाली नहीं थी कि हम कहें नहीं, इसने भी कहा कि सोसाइटी को एज़ इट इज़ इसके हाल पे छोड़ दो, नहीं, इसने कहा कि जहाँ पर डिसरप्शन है हम लोगों को वहाँ पर क्या लेकर आना चाहिए, चेंज, और किस तरह लेकर आना चाहिए, इसको चेंज कैसे करना चाहिए, पॉजिटिव वे में जो चेंज आता है ये उसकी बात करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया कि इस बंदी को जो है
पीस का अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, क्योंकि इसने क्या किया था, सोशल जस्टिस के ऊपर काम किया। सोशल जस्टिस, मौशी इंसाफ, जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा थी, जिन सोसाइटीज़ में जो था वो एक इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट थे, भाई अव्वल कौन है, जो अफजल है वो कौन है, कमतर कौन है, अमीर क्या है, गरीब क्या है, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था या जो चीज़ भी थी, इसने उनसे रिलेटेड काम किया था। ठीक है, कि इसने, इस बंदी ने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बेस्ट सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, अब ये जो है सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है। ठीक है, और सोशियोलॉजिस्ट है जैन एडम्स, इसीलिए जानी जाती है सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये क्या लेकर आई, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आई। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ टालकट पार्सन्स एंड सी राइट मिल्स, थ्योरी वर्सेस रिफॉर्म। टालकट पार्सन्स जो था ना, ये जब इसने स्टार्ट किया कंट्रीब्यूशन, ये भी अब एक थिंकर है और फिलोसफर है और अमेजिंग काम है इसका भी सोशियोलॉजी के अंदर। टालकट पार्सन्स जो था ना, इसने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो इसने किया था थ्योरी से। ठीक है, ये थ्योरी को डिवोट करता था। अब थ्योरी क्या होती है, अगर हम देखें वैसे ही उसको टच करें इस आइडिया को कि थ्योरी क्या है, तो थ्योरी होती है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप बनाते हो, उसको हम कहते हैं कि थ्योरी है। ठीक है, और थ्योरी जो होती है वो हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, आप उसको कभी भी जज कर सकते हो। ठीक है, तो इसने ये थ्योरी पे काम करता था, यानी ये सोसाइटी को देखता था, ऑब्जर्व करता था और थ्योरी बना देता था। एक उसने जी पूरी अपनी फ़िलासफ़ी थ्योरी लिख दी, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो इसने भी सोशल रिफॉर्म की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, टालकट पार्सन्स ने। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स, वही सोशल रिफॉर्मर वाली बात जिसको अभी हम लोग दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल रिफॉर्म क्या होती है, सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या है, और सोशल रिफॉर्मर कौन बंदा होता है, यानी जो सोशल रिफॉर्म्स लेकर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं कि ये सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, तो इसका काम तो इधर तक हो गया। अब हम आते हैं इस पे सी राइट मिल्स पे। सी राइट मिल्स जो था, इसने क्या किया, ये सोशियोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन जो थी ना, ठीक है, इसने उसको उस पर भी काम किया, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया कि ये इम्प्लीमेंटेशन देता है। ठीक है, इसने एक बुक लिखी इस पर, ये सोशल रिफॉर्मर था, इसने एक बुक लिखी पावर एलीट पे। पावर एलीट क्या मतलब है कि कौन लोग हैं, जैसे जो लोग किसी भी मुल्क को या किसी भी सोसाइटी को ऑन करते हैं, होल्ड होता है उनका उसके ऊपर, हम उनको कहते हैं पावर एलीट। ठीक है, ये कौन से लोग होते हैं, इनके पास क्या होता है, उसने कहा ये जो पावर एलीट होती है ना, ये हक खाती है किन का, गरीबों का। किस तरह से कि जो पावर एलीट है, जिसके पास सारी पावर है, ठीक है, तो कानून भी है, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जिनके पास पावर है। वो कहता है कि जो लॉ है ना आपका, डिस्क्रिमिनेशन आपकी सोसाइटी के अंदर पैदा हो जाती है, बदनज़मी पैदा हो जाती है, वो ऐसे ही पैदा नहीं होती है। वो ये है कि जो पावर एलीट है ना, जो पावर एलीट रूलिंग फोर्स है, जो रूल कर रही है पूरे मुल्क के ऊपर या किसी भी सोसाइटी के ऊपर, तो आपका जो कानून होता है वहाँ का बनाया हुआ, वो सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जिनके पास पैसा है। जो पावर एलीट है, एलीट का मतलब ये होता है अपर क्लास, हाई अपर क्लास जिसको हम कहते हैं। तो उसने कहा कि ये सिर्फ उन्हीं को जो है वो सपोर्ट करती है, आपका सिस्टम जो है सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है। इसकी जो बुक मेन है वो पावर एलीट पर ही है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि द कंटिन्यूइंग टेंशन, बेसिक अप्लाइड एंड पब्लिक सोशियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक सोशियोलॉजी की बात करते हैं कि बेसिक सोशियोलॉजी क्या होती है। बेसिक सोशियोलॉजी जो होती है, इसको हम प्योर सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक से मतलब ही ये है कि बुनियादी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक थ्योरी बना दी। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक थ्योरी है, आपने किसी मसले को देखा, आपने उसको लिख दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, दैट्स इट। आपने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आपने उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आए, आपने उसमें कोई इस तरह का अपना सेल्फ कंट्रीब्यूट नहीं किया कि आप उस मसला है या प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है तो आपको इसको चेंज करना चाहिए, ये सोसाइटी के लिए बुरा है, अच्छा है, नहीं। आपने जस्ट एक बात कर दी, किताबी सूरत तक आपने उसको रखा। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेसिक सोशियोलॉजी। ठीक है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, जस्ट बना देते हैं, बता देते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये है बेसिक सोशियोलॉजी। सही। इसके बाद हम लोग बेसिक सोशियोलॉजी के बाद जो है वो जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी। जो बेसिक है उसमें सिर्फ नॉलेज होता है। ठीक है, जो बेसिक है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ नॉलेज होता है। आपको पता होता है कि ये एक मसला है, ठीक है,
आपको उसके बारे में काफ़ी नो हाउ होती है, समझ बूझ आपको होती है, लेकिन आप उसको हल नहीं करते। जस्ट आपने वो मसला एक थ्योरी की तरह बता दिया सबको, अपनी बुक में लिख दिया, नॉवलिस्ट हैं तो नॉवल लिख दिया, दैट्स इट। उसके बाद आती है अप्लाइड सोशियोलॉजी। अब हमने बेसिक पढ़ी जिसको हम प्योर भी कह सकते हैं, अब आती है अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या होती है कि जब आप बेसिक सोशियोलॉजी जो यानी लिखी हुई होती है ना, उसको उठाएं और आप अप्लाई कर दें किसके ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, सोशल वर्ल्ड के ऊपर आप अप्लाई कर दें, किसी सोसाइटी के ऊपर आप अप्लाई कर दें, तो ये चीज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि अगर वो सिर्फ लिखी हुई फॉर्म में है तो ये क्या है। बेटा वो जो है वो लिखी हुई फॉर्म में है, जस्ट वो लिखी हुई है, उस पर कोई प्रैक्टिकली अमल नहीं हुआ। लेकिन जब उस पर प्रैक्टिकली अमल हो, मतलब प्रैक्टिकली उसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करें सोसाइटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि जी डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, दैट्स इट, उसने कहा बात ख़त्म हो गई, उसने लिख दिया। अब हमने अप्लाइड सोशियोलॉजी में क्या करना है कि हमने उसी डाइवोर्स रेट की रीज़न्स देखनी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं सोसाइटी के ऊपर, फिर कैसे इसको रोका जा सकता है, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, क्या स्टेप्स लेकर हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग किस में देखते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये बेटरमेंट के लिए होती है अप्लाइड सोशियोलॉजी। फिर हम आ जाते हैं पब्लिक सोशियोलॉजी के ऊपर। अब पब्लिक से और सोशियोलॉजी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये किस टाइप की सोशियोलॉजी होती है। ठीक है, इसमें सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है, उनको हौसला दिया जाता है, उनको प्रमोट उनकी एफ़र्ट्स को किया जाता है। ठीक है अब ASA जो एक प्रॉपर एसोसिएशन है, ये क्या है कि वो प्रमोट कर रही है, promoting a middle ground between research and reform called public sociology। रिसर्च और रिफॉर्म की फिर बात आ गई। मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक ये जो है इसको बार बार ये सोशियोलॉजी में ऐड होता रहेगा, रिफॉर्म। तो उसने कहा कि ये रिसर्च और रिफॉर्म के बीच की चीज़ें उनके दरमियान ताल्लुक़ बनाती है कि कैसे आपने एक मसले को रिसर्च करनी है, किस तरह से आपने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपने उसकी तह तक पहुंचना है, और फिर किस तरह से आपने रिफॉर्म लेकर आनी है, किस तरह से आपने उसके अंदर सही जो है दुरुस्तगी लेकर आनी है, रिफॉर्म लेकर आनी है, उसकी इस्लाह करनी है, उस जो भी आपका वो मसला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है पब्लिक सोशियोलॉजी कि पब्लिकली लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना है और ब्रॉडर लेवल पे देखना है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं और इनको ओवरकम कैसे करना है, किस तरह से रेंज क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें हैं पब्लिक सोशियोलॉजी। उसके बाद हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं, जिस ख़ास नज़रिए के तौर पे आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बहुत उसको डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन अब आपके पास जो टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल क्या चीज़ होती है? थ्योरेटिकल वही बात आ जाती है कि थ्योरी होती है, और थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज़ अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट हाउ सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फिट टुगेदर एंड हाउ दे वर्क, कि किस तरह से किसी भी सोसाइटी के कह सकते हैं, किसी भी कोई भी दुनिया, मतलब जिस तरह की भी आपका वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका मकसद क्या है, वो किस तरह से, कौन सी रीज़न है जिनकी बेस पे वो जुड़े हुए हैं। थ्योरी होती है एक इस तरह की स्टेटमेंट, और एक पावरफुल स्टेटमेंट होती है जिसको आप जज कर सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप चेंज लेकर आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर चेंज आ सकता है, आप पढ़ने के बाद उसको ला सकते हैं, तो ये चीज़ होती है थ्योरी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, आपने सोशियोलॉजी के अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को देखना है कि बेसिकली होते क्या हैं। एक बात जो मैं आप लोगों को पॉइंट देने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ये इंटेंशन है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चले, बुकिश फॉर्म ठीक है, आपके पास बुक है, आप उससे हाईलाइट करके, और आप उससे ज़्यादा अच्छा भी शायद मटेरियल अगर आपको रट्टा चाहिए तो आप बुक से लगा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना किसी चीज़ की, तो वो जस्ट लेक्चर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो लेक्चर का मतलब बेसिकली ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग देना, ना कि बुक का एक एक पॉइंट या एक एक चीज़ जो है, या एक एक लाइन बच्चों की तरह से आपको हाईलाइट करवा के उसका एक एक लफ्ज़ का मतलब बताना। ठीक है, तो होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक बार दिमाग में इस लेक्चर को बिठा लें और बाद में आप बेशक एक बार बुक से पढ़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, सो
अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी के, ठीक है। बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव हैं सोशियोलॉजी के अंदर, और ये हमेशा से, ये स्टार्ट से, जिस दिन से स्टार्ट हुई है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी थ्योरिस्ट हैं, जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये इन 3 पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए अपनी थ्योरी देंगे, इन 3 पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए अपनी बात जो है उसको कन्वे करेंगे, इन 3 पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए अपनी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जो भी इनकी राइटिंग्स हैं, वो आपको इससे रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये 3 नज़रिए हैं कि इसी के थ्रू आप सोसाइटी को देख सकते हैं। Here we go with our first perspective, that is symbolic interactionism. Symbolic interactionism, symbolic, symbol से डिराइव हुआ है, symbolic निकला है, ठीक है। symbol वर्ड है, symbol का मतलब क्या होता है? निशान। symbol का मतलब क्या होता है? symbol is something that stands for something else, ठीक है। symbol एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो किसी और चीज़ को डिनोट करती है, ठीक है, जो किसी और चीज़ को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मस्जिद, क्या भाई मस्जिद, अब बस मस्जिद कह दिया, ये क्या है? अब मस्जिद क्या है? हम कहते हैं जी अल्लाह का घर है। तो समझ आई कि एक वर्ड, एक चीज़ किस तरह से किसी और चीज़ को हाईलाइट करती है, ठीक है, किसी और चीज़ की तरफ इशारा करती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म, सिंबॉलिक तो हो गया, सिंबॉलिक वो आपको समझ आ गई होगी। इंटरेक्शनिज़म क्या है? इंटरेक्ट होता है हम लोग जब आपस में फ़ेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं, लेन देन का प्रोसेस होता है, हम लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं, हम लोग आपस में जो है वो बातों के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो डिस्कशन पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, पीयर्स के साथ, दोस्तों के साथ भी हो सकती है, स्कूल में अपने टीचर के साथ भी हो सकती है, कॉलेज में प्रोफेसर के साथ भी हो सकती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इंटरेक्शन, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म क्लियर हुआ, सिंबॉलिक एंड इंटरेक्शनिज़म। इसके साथ अब हम चलते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म स्टार्ट किधर से हो रहा है, मतलब क्या है इसका, बेसिकली सोशियोलॉजी में किस तरह से हम इसको एड्रेस करते हैं, है क्या, ठीक है। तो जी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म जो है ये है 40, आप इसको ये कह सकते हैं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म है ना, ये लोगों के अंदर सैम्बल्स के थ्रू जब इंटरेक्शन होता है, लोग सैम्बल के थ्रू जब बात करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म, ठीक हो गया। अच्छा, और सैम्बल्स ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाते हैं कि जी आपने मस्जिद बनाई और पूरी दुनिया को पता लग गया कि ये अल्लाह का घर है, नहीं, या आपने एक कपड़ा लगा दिया अपने घर के बाहर और सबको पता चल गया कि ये तो झंडा है, नहीं, इस तरह नहीं होता। ये इंटरेक्शन के अंदर जाकर जो है वो सैम्बल्स बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म में अब हम एक और चीज़ जो है उसको ऐड करते हैं कि बेसिकली कौन है जिनका इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हर एक पर्सपेक्टिव का कोई ना कोई थ्योरिस्ट होता है, ठीक है, उसको बनाने वाला, उसको मेन तरीके से मोल्ड करने वाला, ठीक है, वो पर्सपेक्टिव का सेहरा उस बंदे के सर होता है, ठीक है। 3 पर्सपेक्टिव है ना, तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये किन किन का है, ये है C.H. कूले एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन दोनों बंदों का कंट्रीब्यूशन है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिंबल्स इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने सिंबल्स होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ से बुक से अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी एग्जांपल्स दूंगी ताकि अगर कल को आपको पेपर में या कहीं भी कोट करनी पड़े तो आप इन एग्जांपल्स को कर सकें, ठीक है। ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी उन एग्जांपल्स के साथ। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरीडे सिंबल हमारे किस तरह से काम आते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, हमारी जो लाइफ है वो सिंबल्स के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल के अब ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखें तो ये सिंबल्स हैं बेसिकली, हमने जो अपने दिए हुए हैं इन सब को, लाइक ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, दोस्त, किसी को कहना, अच्छा पता चलता है ये दोस्त है, कोई कज़न है, अच्छा ये कज़न है। तो मतलब क्या है कि हमने इनको सिंबलाइज़ किया हुआ है, तब हम इन लोगों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। वो कहता है कि साउंड अजीब लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि सिंबल्स के बगैर ना तो आपको पता होता आपका बाप कौन, ना माँ का, ना बहन का, ना भाई का, कोई डिफरेंस ही नहीं है, आपको सिंबल्स के बगैर कुछ पता ही नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे होती जैसे एनिमल्स की होती है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, मैं आपको जो कह रही थी कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो सिंबल्स हो गए, लेकिन अब हमने उसको ऑन द होल देखना है। देखें बेटा, जैसे एक झंडा जो है हमारा, फ्लैग जो है, ये
कपड़े का एक टुकड़ा है सिर्फ, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग ने इसके साथ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच कर दी है, हमारी एक स्पेसिफिक, हमारा नज़रिया, पर्सपेक्टिव, एक सोच हमारी इसके साथ अटैच हो गई है। तो हम कहते हैं कि जी ये कपड़े का टुकड़ा जो है ये सिर्फ वो नहीं है, ये तो हमारे मुल्क की पहचान है, हमने उसको पहचान बना लिया। फिर ईंटें, गारा, मिट्टी, इन चीज़ों से कोई भी बिल्डिंग बनती है। अब जब कोई बिल्डिंग बन जाएगी तो हमने कह दिया, अब हमने उससे मस्जिद बना दी, एक आधी ईंटों से घर बना दिया, आधी ईंटों से मस्जिद बना दी। लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? हमारे लिए वो मस्जिद जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारा क्या ईमान है कि ये अल्लाह का घर है। तो मस्जिद जो है वो सिंबल हो गया, ठीक हो गया। आप हज करने जाते हैं तो आपने जब तक तवाफ़ पूरा नहीं करना तो आपका हज नहीं होगा। तो वो जो काबा है वो एक सिंबल है बेसिकली, ठीक है। वो जो काबा है वो एक सिंबल है, जिसका मतलब क्या है कि आप ये यकीन करते हैं कि ये अल्लाह का घर है, ठीक है। तो अब वो जो काबा का कपड़ा है, गिलाफ है, उसके साथ लोग चूमते हैं उसको, उस पर हाथ लगाते हैं और उनका दिल होता है कभी थोड़ा सा हमें मिल जाए, हम अपने पास रख लें। तो वो चीज़ क्या है? वो भी यही है कि आपका अकीदा है, आपके माइंड के अंदर आपकी सोच है, वो भी एक सिंबल ही है ना बेसिकली। तो उसमें कोई जानदार, मतलब वो इस तरह की जान वाली चीज़ तो नहीं है, कपड़ा है। अगर वो उस जैसा कपड़ा आपने कहीं घर में यूज़ किया हुआ है या आपके घर में कहीं पे लगा हुआ है तो आपको उससे कोई फीलिंग्स अटैच नहीं होंगी। लेकिन ये कि आप वहाँ पर ये समझेंगे या आप उस कपड़े को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये क्या है? ये भी सिंबल है बेसिकली, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म। और वो कहता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म जो है, सिंबल डेवलप कैसे होते हैं, ठीक है। जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है, ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता चलेगा। तो देखें, पुलिस वाला जो है, अगर आप किसी पुलिस वाले के पास खड़े हैं तो फ़ौरन आप उसकी जो है यूनिफॉर्म देख के आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये पुलिस वाला है, ठीक है। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों ने अब सिंबल बनाए हुए हैं ना, कि अगर यूनिफॉर्म ना हो तो पता चलेगा ये कॉलेज का स्टूडेंट है। सिंबल, यूनिफॉर्म किस चीज़ का सिंबल है। अब फिर ज़्यादा सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का डिफरेंट यूनिफॉर्म है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये उस कॉलेज का बच्चा, ये उस कॉलेज का बच्चा, ये उस कॉलेज का बच्चा। तो हम लोगों ने हर चीज़ का सिंबल बनाया हुआ है ताकि हमें उसको देख के फ़ौरन से पता चल जाए, अच्छा ये इस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप इंटरेक्शन के थ्रू सिंबल्स बनाते हैं। यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग दी हुई है वो कहते हैं, इन सम, अगर आप देखें लिखा हुआ है, symbolic interactionism analyze how social life depends on the way we define ourselves and others। के सिंबल्स में बेसिकली हम देखते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म हमें ये बताता है कि किस तरह जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, क्या ये हमारी जो हम काम कर रहे हैं, क्या ये हमारा काम ठीक है, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमारे में डिफरेंस क्या है। जैसे किसी और मज़हब के बंदे को आप देखें तो वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा होगा, आपने अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैं फ़्लैग की बात करी थी, एग्ज़ाम्पल दी है मैंने आपको, वो फ़्लैग की एग्ज़ाम्पल इस तरह से है बच्चे कि देखें, अब आपका झंडा है जी, हमारा क्या है, ग्रीन एंड वाइट है, सही है। अमेरिका का चेंज है, ठीक है, कनाडा का फिर चेंज है, श्रीलंका का फिर चेंज है। हमें पता कैसे चला कि ये जो है ये पाकिस्तान का है, ये जो है ये कनाडा का है? जब तक हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, हम लोग बातचीत ही नहीं करेंगे, हमारे सामने टीवी पे या न्यूज़ में ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं होंगी, तो हमें तो कभी पता नहीं चलना कि ये कौन सा झंडा है। और ये, हाँ, हम यहाँ पैदा हुए पाकिस्तान में तो हमें बता दिया गया कि ये हमारा होमलैंड है, ये हमारा वतन है, ये इसकी पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हर चीज़ के मतलब समझ आ जाते हैं। लेकिन जैसे अब इंडिया के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह की होती हैं कि जैसे अब वो गाय को पूजते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये हमारी माँ है। अब आपको इंटरेक्शन के थ्रू ही पता चला है ना, घर बैठे तो आपको कभी भी नहीं पता था। और इंटरेक्शन इस तरह भी होता है कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है तो आप उस पर वीडियोज़ देख रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे इस तरह की हज़ारों चीज़ें देखते हैं, फेसबुक यूज़ करते हुए आपको पता चलता है। तो बेटा ये सारा कुछ जो है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल, अब ये सेकंड पैराडाइम है, पैराडाइम कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। सेकंड जो पर्सपेक्टिव है वो है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म भी इसको कहते हैं। ये अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर
जो है इनका व्यू किया हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं इसको। कैसे सपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शनल होता क्या है। बेसिकली फंक्शनल होता है बेटा जो काम ठीक तरीके से हो रहा हो, किस जैसे स्ट्रक्चर होता है ना। अगर बात करें फंक्शनल एनालिसिस लिखा है तो बेसिकली जो इसका नेम है वो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ठीक है। वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर, ये इन जो थ्योरिस्ट हैं इसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कोई भी सोसाइटी जो होती है ना वो स्ट्रक्चर लेस नहीं होती, और सोसाइटी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर उनमें से एक पार्ट भी डाइस फंक्शनिंग करने लग जाए तो सोसाइटी सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर एक पार्ट भी जो है सोसाइटी का वो फंक्शन अच्छी तरह नहीं करता, ठीक है, तो सारी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इफ़ वन पार्ट डिस्टर्ब द होल सोसाइटी विल सफ़र। अगर एक हिस्सा ख़राब है, यानी जिस्म का कोई भी एक हिस्सा ख़राब है, तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये चीज़ है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के अंदर। सही हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इमाइल डरखेम को, ठीक है। इमाइल डरखेम ने कहा है कि आप सोसाइटी को देखें ना तो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, मैं आपको पहले वो बता दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे, इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। हर एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक ढांचा होता है, ठीक है। उसके अंदर फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और फंक्शंस जो होते हैं वो बनते हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूशन का एक ना एक फंक्शन होता है। अगर वो इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं करता तो हम कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सही हो गया। अब इमाइल डरखेम ने भी उसी चीज़ को एड्रेस किया है। वो कहता है कि आपकी सोसाइटी जो है ना इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर सारे पार्ट सही तरीके से काम करेंगे तो तभी आपकी सोसाइटी जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा सकती है, तरक्की कर सकती है, डेवलप्ड हो सकती है। रॉबर्ट के मर्टन की बात करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन अब जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के हैं ना सपोर्टर्स, वो यही चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि हर एक के फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो फंक्शंस करेगा अगर इदारा तो तब ठीक है, सोसाइटी पूरी जो है वो आराम सुकून से रह सकती है। लेकिन अगर वो अपने फंक्शंस को छोड़ दे, वो उसके फंक्शन सही से ना हो सकें, तो फिर क्या है कि हम कहेंगे सारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि हर फंक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देखें यहाँ पर डाइस फंक्शनिंग आ गया। मैंने इसको तीसरी या चौथी बार आई थिंक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था डाइस फंक्शनिंग का। अब सेकंड में भी बात हो चुकी है एक बार डाइस फंक्शनिंग पे। अब यहाँ पर फिर ये हाईलाइट हुआ है कि डाइस फंक्शनिंग या डाइस फंक्शंस आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीपल्स एक्शन, ठीक है। अब वो क्या है कि डाइस फंक्शनिंग ये है कि जब लोग कोई भी एक्शन करते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उसके जो असरात हैं, अगर वो बुरे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जिस बंदे ने ये काम किया भाई बड़ा ही कोई डाइस फंक्शन है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है और वो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है और वो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रही, तो हम कहेंगे जी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डाइस फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है। समझ आ गई इस पॉइंट की भी? आई होप सो कि समझ आ गई होगी। फिर हम आ जाते हैं, अब ये जो मर्टन है ना, इसने दो तरह के फंक्शंस बताए हैं। वो कहता है कि दो तरह के फंक्शन है। आप किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएं, कुछ भी देखें, लेकिन बेसिक फंक्शन कितने तरह के हैं? दो तरह के। उसने कहा एक है मैनिफेस्ट फंक्शन, मैनिफेस्ट, ठीक है, और दूसरा है लेटेंट। वो कहता है इफ़ एन एक्शन इज़ इंटेंडेड टू हेल्प सम पार्ट ऑफ अ सिस्टम इट इज़ अ मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है बेटा? ये वो फंक्शन होते हैं, वो काम होते हैं जो इरादतन किए जाते हैं, ठीक है, जो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस असरात आप सामने देख सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई हो रही थी, पुलिस आई, ठीक है, पुलिस आई, उसने वो उसका सायरन भी था, साथ कुछ फायरिंग की, तो जितने भी वहाँ पर लोग थे सारे इधर उधर, कोई भाग गया और क्या, लड़ाई ख़त्म हो गई बिल्कुल, और पता ही नहीं चला कि लड़ाई हो किसकी रही है और कौन किसको मार रहा था, ठीक है। तो ये अब जो मैनिफेस्ट फंक्शन है कि पुलिस का, ठीक है, कि सामने से आए हैं और जी उनके सामने ही आते गए हैं और सारे इधर उधर हो गए हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये मैनिफेस्ट फंक्शन है, जो आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है सामने, ठीक है। मैनिफेस्ट ये हो गया। लेटेंट क्या है? ये अनइंटेंडेड होते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो भी छुपे हुए होते हैं, ठीक है। अब अनइंटेंडेड क्या होते हैं कि
फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पुलिस को किसी ने कॉल की कि आपने जो है आधे घंटे बाद आना है, आपने इससे पहले नहीं आना, ठीक है। अगर पुलिस आधे घंटे के बाद आती है और वहाँ पर लड़ाई से खून खराबा वाकई बहुत हो चुका होता है, ये और बात है कि लोग इधर उधर हो गए हैं, लेकिन जो किसी ने कॉल की कि आपने आधे घंटे के बाद आना है, अब ये फंक्शन क्या है, पुलिस आ तो गई है लेकिन आई तो लेट है ना, तो ये जो फंक्शन है, ये जो काम है, जो आपको नज़र बेसिकली नहीं आ रहा, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और ही बात थी, ठीक है। यानी जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उन पे अच्छी तरह से तवज्जो नहीं देते या उनको एक्टिविटीज़ को ज़्यादा नज़र नहीं रखते, बस उनको पॉकेट्स मनी दिए जाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शन उनको हो जाती है और वो ये सारी चीज़ें बुरे सोहबत में पड़ जाते हैं, बुरी कंपनीज़ के अंदर पड़ जाते हैं। तो अब कहने को वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पता है कि वो स्कूल कॉलेज गए भी हैं कि नहीं, सारा दिन रोड्स पर फिरते रहे हैं। तो ये अनइंटेंडेड जो चीज़ है ना, ये वो है, इसको हम कहेंगे कि ये लेटेंट है, ठीक है। लेटेंट फंक्शन है किसी चीज़ का, क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर। टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, वो चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, टाइम का इशू नहीं है। तो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, अगर आप कहीं ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तजाद, झगड़ा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है और इसमें कौन बंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है बच्चे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स मैंने आपको पहले पढ़ाया, उसने क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिया था, जिसका व्यू था क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, थ्योरी थी उसकी बेसिकली, तो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने किस तरह से इसको एड्रेस किया और क्या किया, इसमें अगर आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थोड़ी सी याद हो कि वो क्या थी, तो आपको कार्ल मार्क्स का इमेज जो है वो माइंड में क्लियर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो था ना बच्चे, इसने क्या किया, ये फाउंडर है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का, ठीक है। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो देखा था ना, इसने उसको राइट भी किया, ठीक है। उसमें इसने बताया कि जो किसान थे उनकी हालत इतनी खस्ता थी कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और जो कैपिटलिस्ट थे ना, सरमायादार लोग, बड़े अमीर तरीन लोग, जिसको उसने बोर्जुइस कहा था, अमीर तरीन हैव्स क्लास वाले, अपर क्लास वाले लोग जो थे, वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे कि वो किसानों से जो था वो चीज़ें तो ले लेते थे, लेकिन उनको वो पैसे नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो बहुत ज़्यादा कम वेजेस देते थे, जिसकी वजह से किसान जो थे इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक गुस्सा जो था, वो गुस्से वाली कैफियत थी। और इसने ये भी बात की, इसने कहा कि इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तजाद था। फिर इसने कहा क्लास, अब वही बात आ जाती है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसने वर्कर, और ज़्यादा इसका जो मेजर है ना फोकस, वो है वर्कर के ऊपर और ऑनर के ऊपर। वर्कर और ऑनर, ठीक है। वर्कर और ऑनर का क्या सीन है कि जैसे किसी कंपनी में जो मालकान होते हैं और किसी कंपनी के लेबर मजदूर जो हैं, उनके दरमियान एक बड़ा एक अजीब सा वो होता है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस तरह से कि वो जो लेबर होते हैं वो कहते हैं कि हमें हमारी वेजेस बढ़ाएं, हड़ताल कर देते हैं, जो फिर वो मतलब उनमें गुस्सा रहता है, वो काम अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑनर होता है उस कंपनी का, उसका दिल होता है कभी मैं कम से कम पैसे दे के अच्छे से अच्छा काम करवा सकूं इन लोगों से। तो ये चीज़ है कि दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। अब इसने तो यहाँ तक इसको जो था ना बाउंड कर दिया सोशियोलॉजी को, कि ये सिर्फ जो है ना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो थर्ड पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ उसने कहा कि लेबर क्लास और जो है ना कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार, उनके दरमियान होता है। इसने इसको चीज़ को बाउंड कर दिया। लेकिन अब आगे अगर हम फर्दर डिबेट स्टार्ट करें तो वो ये है कि जब जैसे जैसे सोशियोलॉजी मॉडर्न हुई है ना, तो बाकी आने वाले सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेस्ट है, सही है, ये एड्रेस करती है प्रॉब्लम्स को, लेकिन हमें किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आपको हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। इसमें अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो आपको सारी क्लासेस को जो है ना सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जिन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तजाद होता है, झगड़ा होता है, आपको उन सब को सामने लाना चाहिए। अब उनमें क्या था कि जी उन्होंने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो इशू उनको भी सामने लेकर आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कॉलेज के इश्यूज़ के अलावा हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज़ हैं, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी सामने लेकर आना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी कंपनी के लोगों के दरमियान जो होते हैं इश्यूज़, उनको भी सामने लेकर आना चाहिए। स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, इनको भी सामने लेकर आना चाहिए। तो वाकई ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंडर आ रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट यानी तजाद और झगड़े वाली थ्योरी के अंडर ही आ रही है ना ये सारी चीज़ें। तो कार्ल मार्क्स ने इसको स्पेसिफिक किया था सिर्फ कैपिटलिज्म पे, लेकिन इन्होंने इसको आगे बढ़ाया जो बाकी बाद में आने वाले थ्योरिस्ट थे इन्होंने, ठीक है। उसके बाद
हम लोग पढ़ते हैं पुटिंग द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टुगेदर। अगर अब आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इनको इकट्ठा करें तो आपको क्या लगता है कि इनको इकट्ठा करने से क्या होगा? हर एक पर्सपेक्टिव की अपनी एक जगह है, ठीक है। लेवल ऑफ एनालिसिस मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो चीज़ क्या है और माइक्रो चीज़ क्या है? मैक्रो होती है बच्चे बड़े लेवल पे जो होती है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स को देखती है, जो इंस्टीट्यूशंस को देखती है, जो ग्रुप्स को देखती है, जो बड़ी सोसाइटीज़ को देखती है, जो ग्लोबलाइजेशन को देखती है, उसको हम कहते हैं मैक्रो। माइक्रो क्या है? माइक्रो इसके अपोजिट है। माइक्रो देखती है बच्चे, देखें जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है दो लोगों के दरमियान, वो देख लेगी। जो एक इंडिविजुअल को जो मसले मसाइल हैं, एक इंसान को जो भी तकलीफ़ें या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ को एड्रेस करती है, तो हम कहेंगे कि ये माइक्रो है। मैक्रो जो बड़ी बड़ी चीज़ों को हाईलाइट करती है उनको स्टडी करती है, और माइक्रो जो छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करती है उनको एड्रेस करती है, उसको हम कहते हैं कि ये जी माइक्रो थ्योरीज़ हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो हम लोगों ने पर्सपेक्टिव पढ़े हैं ना, इसमें जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म है सिर्फ वो है माइक्रो लेवल पे, बाकी जो दो हैं कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिज़म, ये है मैक्रो। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है और फंक्शनलिज़म है वो मैक्रो किस तरह से हैं? क्योंकि वो कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं, सरमाए की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फंक्शन वाले तो कहते हैं कि जो सोसाइटी है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट के कुछ फंक्शंस हैं, तो वो बड़े बड़े पार्ट्स और फंक्शंस की बात करते हैं। लेकिन जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म वाले हैं वो क्या देखते हैं कि लोग रियलिटी किस तरह बना रहे हैं, किस तरह छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा एक सच बनाती हैं, किस तरह दो लोग इंटरेक्शन करते हुए आपस में एक रियलिटी बनाते हैं, सैम्बल बनाते हैं, ठीक है। तो ये माइनर जो चीज़ है ना माइक्रो, ये उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट पे हम लोग यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, हाँ जी, टू मेक दिस सेकंड आपका जो पैराग्राफ है ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल क्लियरर। लेट्स रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ होमलेस। ये वाली जो एग्जांपल है इसको मैं यहाँ पर एलैबोरेट करती हूँ बच्चे कि माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या है। अब अगर होमलेस पीपल है कुछ, ठीक है, कोई बेघर अफराद है, तो जो मैक्रो लेवल है ना बड़े लेवल वाला, वो देखेगा कि अच्छा ये बेघर अफराद हैं, रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, क्यों इनके घर जो है तबाह हुए हैं, क्यों इनके पास घर नहीं है, अच्छा यहाँ पर कौन सी कंपनीज़ काम कर रही हैं, यहाँ पे वेलफेयर के इदारे कौन से हैं, क्यों वो इनकी मदद नहीं कर रहे, और ये सारी चीज़ें हैं, ये आ जाती हैं मैक्रो के अंदर। बड़े लेवल पे देखा उन्होंने, ये नहीं देखा कि इंसानों को कितनी तकलीफ़ है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी हालत कैसी है, नहीं। सेकेंडली आ जाते हैं कि हम दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है माइक्रो। अब जो माइक्रो वाले हैं ना लोग, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म वाले, उन्होंने किस तरह से इस इशू को देखा है वो देखें कि भाई वो कहते हैं कि जो होमलेस पीपल है ना, ये इनको रोटी नहीं मिलती टाइम पे, इनके घर नहीं है, ये लोग रो रहे हैं, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने लोगों को स्टडी किया, जाकर उनमें बैठ के थोड़ी देर उनको ऑब्ज़र्व किया, लोगों से पूछा हाँ जी आप कितने परेशान हैं, अच्छा ठीक है आपके पास खाने को कुछ है या नहीं है, मिलता है आपको नहीं मिलता, क्या कमाते हैं, किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं, घर आपके कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें ना जब उन्होंने एक एक बंदे से जाकर पूछी और फिर उन्होंने उसको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो लोगों के दरमियान हुई वो देखी। वर्बल होती है जो ज़बानी कलामी उन लोगों ने बता दिया, नॉन वर्बल क्या होती है, वो ये होती है कि जब आपको ज़बानी कलामी नहीं बताया जाता, किसी बंदा, अभी कोई बंदा बैठा रो रहा है अचानक से, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सैड है, तो इसको हम कहेंगे नॉन वर्बल, यानी किसी ने बताया तो नहीं ना आपको कि उसको कोई तकलीफ़ है या कोई मसला है, लेकिन वो रो रहा है, उसके आंसू देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सैड है, इसको कोई दुख है, इसको कोई मसला है, तो ये चीज़ है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। यानी बॉडी जेस्चर्स देख के कोई कैसे उठ रहा है, अगर वो आराम से उठ रहा है तो इसका मतलब वो बीमार है, अगर कोई टेढ़ा चल रहा है तो इसका मतलब वो बीमार है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका हाथ ख़राब है, तो ये चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक हम इसको समअप करते हैं। होप सो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो गई होगी, और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को किसी के सामने भी इलैबोरेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो मेन मोटिव होता है ना बच्चे लेक्चर का, वो ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग देना। दैट इज़ नॉट कि बुक की एक एक लाइन आपको बताई जाए, आप इस लेवल पे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको सेल्फ राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने पास से, यानी आपके माइंड के अंदर एक स्केच है, आपको उसके अपने पास से आप पेपर के ऊपर उसको अच्छी तरह से एलैबोरेट कर सकें, तो ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। होप सो अल्लाह सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर स्टूडेंट्स।